छोले भटूरे वाला। रुद्रपुर गांव में बहुत समय पहले की बात है। उस गांव में विजय नाम का आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पिता का एक मशहूर ढाबा था, काका देसी ढाबा, जिसमें वो छोले भटूरे बनाकर बेचते थे। विजय को भी छोले भटूरे खाने का बड़ा शौक था। उसके पिता के जैसा तीखे छोले भटूरे कोई बना ही नहीं पाता था। काका के साथ उनका बेटा विजय भी हाथ बटवाया करता था और अब उसे भी बढ़िया छोले भटूरे बनाना अच्छे तरीके से आ चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत करवट लेती है तब सब कुछ अच्छा भी हो जाता है और बुरा भी। इस बार विजय के साथ बहुत बुरा हुआ। विजय के पिता एक बड़ी बीमारी में फंस गए थे। बहुत दवाइयों के बाद भी उनका बचना नामुमकिन था और कुछ दिन बाद आखिरकार वे इस दुनिया को छोड़कर चले ही गए। पिता के मरने के बाद विजय पर बहुत सारा कर्ज आ गया था, इसलिए उसने अपना ढाबा बेच दिया और ढाबा बेचने से कर्ज चुका दिया। लेकिन कहते हैं ना, घर पर बैठकर पैसा बढ़ता नहीं। ठीक उसी तरह विजय के पास भी पैसों की तंगी होने लगी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फिर से ढाबा खोल सके, इसलिए उसने उसी ढाबे पर नौकरी करना शुरू कर दिया। विजय जब ढाबे पर गया तब से लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लोगों को काका के छोले भटूरे का स्वाद याद आ गया। विजय भाई, कसम से आज काका की याद आ गई। वही स्वाद, वही मसाले, वही महक। हमें लगता है तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिताजी की आत्मा रहती है, नहीं तो उनके जैसा बढ़िया छोले भटूरे कोई बना ही नहीं सकता। मुझे अपने बाबूजी के सारे मसाले आते हैं, इसमें कितना क्या पड़ेगा मुझे सब पता है, इसीलिए आज तुम्हें वही काका वाला स्वाद मिल रहा है। ऐसे ही लोग आते, विजय से थोड़ी बात करते और छोले भटूरे खाकर अपने घर चले जाते। अब ढाबा अच्छे मुनाफे में चल रहा था। मालिक, आपने मुझसे कहा था कि जब कभी दुकान चलेगी तब आप मेरा पैसा बढ़ाएंगे। अभी तो कितनी ग्राहकी बढ़ गई है, तो अब मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए ना। अरे विजय, पागल हो गए हो क्या? मैंने कब बोला था? मैंने तो ये कहा था कि आगे चलकर जब कभी छोले भटूरे का रेट बढ़ेगा तभी पैसे बढ़ाऊंगा, चाहे थोड़ा बढ़े या ज्यादा। तुम्हें बनाना तो एक ही बार पड़ता है ना, तो पैसे किस बात के बढ़ाऊं? लेकिन मालिक, आपने तो बोला था कि अगले महीने तुम्हारी सैलरी 12,000 कर दूंगा, लेकिन अभी तक मेरी सैलरी सिर्फ 10,000 है। अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। अरे तू जाएगा तो चला जा, मेरा क्या नुकसान है? मुझे पैसे देने। दूसरा आएगा, 2 दिन मेरा ढाबा नहीं चलेगा पर तीसरे दिन तो चल ही पड़ेगा ना। अगर तुझे काम करना है तो ठीक है, नहीं तो जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुनकर विजय घर वापस लौटने लगा। घर लौटते वक्त उसने सोचा क्यों न किसी दूसरे ढाबे पर बात कर लूं। वो दूसरे ढाबे पर गया। भैया, मैं काका ढाबे वाले का बेटा हूँ, मुझे काम की जरूरत है। क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? मैंने सुना है कि आप अपने कारीगरों को अच्छा पैसा देते हैं। अगर मुझे 12,000 महीना दे दें तो मैं काम कर लूंगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास एक कारीगर पहले से है, उसे मैं हटा नहीं सकता। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं 2 कारीगर रख सकूं। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो आप अपने बाप के ढाबे वाले का नाम लेकर प्रचार करते जा रहे हैं ना, वो दिन अब गए। अब आपको खुद अपने दम पर एक नया नाम खड़ा करना होगा। भाई साहब, मैं समझ गया, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। एक दिन मैं खुद अपने दम पर अपना ढाबा खोलूंगा, आपसे वादा करता हूँ, बस वक्त मेरा साथ दे दे। इतना बोलकर विजय घर चला आता है। घर आकर अपनी पत्नी मालती से सारी बातें बता देता है। जब इतने पैसों में गुजारा हो रहा था तो तुम पैसे क्यों बढ़वाना चाहते हो, और ऊपर से अपना काम भी छोड़ दिया। अब घर बैठकर कैसे गुजारा होगा? मेरी बात मानो, मालिक के पास जाओ और माफी मांगकर फिर से काम शुरू करो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। अपनी पत्नी की बात सुनकर विजय तुरंत फिर से ढाबे के मालिक से मिलने चला जाता है। मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं जोश में अपना होश खो बैठा था। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, बस आप मुझे फिर से काम पर रख लो। कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। हाँ, कल सुबह से आना और रात को घर वापस जाना, क्योंकि अब तक मुझे काम करवाने की जरूरत थी, लेकिन अब तुझको काम की जरूरत है, इसीलिए अब तुझे महीने के सिर्फ 6,000 ही मिलेंगे। पर मालिक, अचानक ऐसे कम क्यों कर दिए? काम करना है या नहीं करना? ज्यादा सवाल जवाब मत कर और अपने घर जा। इतने पैसों में काम करना है तो कल आना, नहीं तो मत आना। ढाबे वाले मालिक की इतनी बात सुनकर विजय कुछ नहीं बोलता और घर वापस आ जाता है। सुबह होते ही वो फिर ढाबे पर पहुंच जाता है। वहाँ मालिक उससे खूब काम करवाता है। पहले विजय को शाम तक छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन अब उसे रात को ही छुट्टी मिलती है। वो थक हार कर घर जाता है और जो भी पैसे कमाता है शोभा को दे देता है। शोभा कभी उसका हाल नहीं पूछती थी, उसे प्यार था तो बस पैसों से। विजय को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वो बिना कुछ खाए पिए सो जाया करता था। ऐसे करते करते महीने बीत गए और विजय की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन जब विजय ढाबे की तरफ जा ही रहा था, तब तबीयत खराब होने के कारण वो जमीन पर गिर जाता है। विजय को गिरता देख बगल का हरीश नाम का आदमी दौड़
दौड़कर आता है और उसे उठा। अरे विजय भैया, क्या हो गया? अचानक गिर क्यों पड़े? तबीयत ठीक नहीं है तो काम पर क्यों जा रहे हो? चलो घर चलो। नहीं नहीं जगदीश, मुझे काम पर जाना ही होगा। मैं ढाबे पर काम करके घर लौट आता हूँ, पर दिन ऐसे आ गए हैं कि बिना खाना खाए ही सो जाता हूँ। मुझे 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया, इसी वजह से चक्कर आ रहे हैं। मेरी हालत बहुत खराब है। घर में इज्जत नहीं, ढाबे पर इज्जत नहीं। इस जमाने में तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। नहीं विजय, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ थोड़ा आराम करो, फिर हम बैठकर बात करेंगे। मेरे पास कुछ पैसे हैं, थोड़ा बहुत, हम दोनों मिलकर कोई अपना काम शुरू करते हैं। तुम मुझे अपने काम पर रख लेना, जो भी मुनाफा होगा वो तुम्हारा, मुझे नहीं चाहिए। उसकी ये बात सुनकर विजय उसके घर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर भरपेट खाना खाता है, थोड़ा आराम करता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे छोले भटूरे पूरे गांव को पसंद आएंगे। हाँ हाँ, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, मुझे यकीन है। लेकिन शुरुआत हम ढाबे से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। इसीलिए मेरी बात मानो, मेरे पास जो थोड़े पैसे हैं वो ले लो और एक ठेला खरीद लो। ठेले पर ही शुरुआत करो, अगर काम चल निकला तब ढाबा खोल लेना। उसे उसकी बात सही लगती है। फिर विजय हरीश से पैसे लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। पता है विजय, मैं पैसे इसलिए बचा कर रख रही थी कि ढाबे वाले मालिक को तमाचा मारना है। उसे क्या लगता है कि उसका ढाबा सिर्फ उसके नाम से चलता है? उसका ढाबा तुम्हारे बनाए हुए तीखे छोले भटूरे पर चलता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी अपनी एक दुकान हो और उसके मालिक तुम हो, और इसके लिए पैसे होना जरूरी थे, इसलिए मैं पैसे इकट्ठा करके रखती रही। हाँ, अगर हम शुरुआत ढाबे से नहीं कर सकते तो एक ठेले से ही कर सकते हैं। पत्नी की बात सुनकर विजय बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वो हरीश को लेकर बाजार निकल पड़ता है। बाजार में जाकर मसाले खरीदता है और जरूरत का सारा सामान खरीद लेता है और कुछ देर वे अपना ठेला लेकर बाजार के मोड़ पर जा खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद ही छोले भटूरे की खुशबू से लोग उसके ठेले पर खींचे चले आते हैं। भाई ये खुशबू तो बड़ी लाजवाब है, जरा एक प्लेट दे दो। आज तुम्हारे पिताजी की याद आ गई बेटा, कसम से पेट भर गया लेकिन अभी मन नहीं भरा है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है और दोनों के चेहरों पर खुशी झलकती है। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं और उधर ढाबे वाला मालिक परेशान हो जाता है। क्या हो गया लोगों को? अब कोई मेरे ढाबे पर क्यों नहीं आता? चलो खुद ही जाकर देखना होगा। कुछ दूर चलने पर उसे एक ठेला दिखता है जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा होता है तीखे छोले भटूरे। वो ठेले के पास पहुंचकर गुस्से में कहता है, क्या बात है विजय, मानना पड़ेगा, धोखेबाज हो तो तुम्हारे जैसा। बिना बताए मेरे ढाबे से भाग गए और अब यहाँ अपना ठेला चला रहे हो। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुमने मुझे धोखा दे दिया। नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कैसे दुकान खोल सकता था? मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। ये तो मेरे दोस्त हरीश की मेहरबानी है जिसने मदद की। आज मैं जो कुछ हूँ उसी की वजह से हूँ। ऐसे बंद कर दो और मेरे साथ काम करो। सोच लो मैं तुम्हें मुनाफे से भी ज्यादा पैसे दूंगा। नहीं मालिक, अब मैं थोड़ा कमाता हूँ लेकिन सुकून से रहता हूँ। अब किसी की नौकरी नहीं करनी। मुझे माफ कीजिए, आप जा सकते हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उस वक्त सेठ गुस्से में घर चला जाता है, लेकिन अगले दिन वो हरीश के घर जाता है। देखो कब तक तुम ऐसे एक ठेले के मालिक बने रहोगे? मेरे साथ हो जाओ, ढाबे का मालिक बनो, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। ठेले वाले की कौन इज्जत करता है? मैं तुम्हें मुनाफे का हिस्सा भी दूंगा, बस तुम्हें मेरे लिए थोड़ा काम करना होगा। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। देखो, क्या तुम एक गरीब ठेले वाला बनकर ही मरना चाहते हो क्या? अगर तुम मुझे अपने दोस्त के मसाले का राज बताओगे तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगा। फिर तुम अपना हिस्सा मांगकर मेरे ढाबे पर काम करना। जैसे ही लोगों को वही स्वाद मेरे ढाबे पर मिलेगा, फिर कोई भी उस ठेले पर नहीं जाएगा। हरीश उसकी बात मान जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर हरीश चुपके से विजय के मसाले को उठा लेता है और बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो सीधे ढाबे वाले मालिक के पास पहुँच जाता है और मसाला सेठ को दे देता है। और अब सब ग्राहक उसकी खुशबू से उसोर आने लगते हैं। लेकिन जब ये बात विजय को पता चलती है तो वो बड़ा गुस्सा होता है और वो हरीश के सारे पैसे लौटाकर साझेदारी खत्म कर लेता है। लेकिन कुछ ही दिनों में सेठ का वो मसाला खत्म हो जाता है और अब लोग वापस से विजय के ठेले पर जाने लगते हैं, जिससे अब उसका खूब मुनाफा होता है। और धीरे धीरे वो इतना पैसा कमा लेता है कि खुद का नया ढाबा खोलता है जिसका नाम रखता है तीखे छोले भटूरे वाला। गायत्री के माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। एक दिन गायत्री के पापा सोहन लाल जी जब बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रहे थे तो अचानक वो एक गली में चक्कर खाकर गिर गए। उनके हाथ से सब्जी का थैला छूटकर गिर गया। गली में ही श्यामलाल जी की छोले भटूरे की एक दुकान थी। उन्होंने जब सोहन लाल जी को गिरते हुए देखा तो फौरन बेटे सूरज को आवाज लगाई। सूरज बेटा, जा दौड़कर जा, देख वहाँ कोई सज्जन गिर गए हैं। लगता है बेचारे को चोट भी आ गई है। सूरज दौड़ता हुआ श्यामलाल जी के पास गया, उन्हें कर उठाया और दुकान पर ले आया।
अंकल जी आप यहाँ आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज बेटा पास के जो मनोज डॉक्टर साहब है उन्हें पूछ ले, क्या पता बीपी वगैरह हाई ना हो गया हो। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं। भाई साहब आज सुबह जब बाजार निकला था तो बीपी की दवाई लेना भूल गया था। अंकल आप मेरे साथ चलिए, यहाँ 2 कदम पर डॉक्टर मनोज का क्लिनिक है, वो चेक कर लेंगे। हाँ सूरज बेटा इन्हें दिखा ला जा। सूरज सोहनलाल को डॉक्टर की दुकान पर ले जाता है। जब सोहनलाल गिरे थे उनकी जेब से मोबाइल गिर गया था। उस समय सूरज ने मोबाइल अपने हाथ में पकड़ लिया। सोहनलाल के फोन पर बेटी गायत्री का कॉल आ जाता है। अंकल का फोन बज रहा है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, मैं ही उठा लेता हूँ। हेलो कौन? फोन किसने उठाया पापा? जी मैं सूरज बोल रहा हूँ, वो आपके पापा। क्या हुआ पापा को? घबराइए नहीं, आपके पापा ठीक हैं। गायत्री और उसकी मम्मी घबरा गए थे। सूरज ने गायत्री को पूरी बात भी नहीं बताई थी कि गायत्री ने अपना पर्स उठाया और ऑटो पकड़कर सीधा श्यामलाल की दुकान पर पहुंच गई। गायत्री सोहनलाल की इकलौती संतान थी, देखने में सुंदर भी बहुत थी। एक पल के लिए तो सूरज उसे देखता ही रह गया। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सूरज जी, आपने हमारी इतनी हेल्प की। हाँ गायत्री बिटिया ये लोग बहुत अच्छे हैं। भाई साहब ये तो हमारा फर्ज है कि कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद करो। गायत्री बिटिया नौकरी करती हो क्या? नहीं अंकल जी, मैं जॉब नहीं करती, मैंने कुकिंग कोर्स किया हुआ है तो ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस देती हूँ। ओह अच्छा, फिर तो तुम खाना बनाने की कला में बहुत निपुण होगी। हाँ भाई साहब गायत्री बहुत अच्छा खाना बनाती है, बस अब तो इसके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश है। कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो। गायत्री और सूरज ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गायत्री अपने पिता को लेकर घर आ गई। अगले दिन सोहनलाल उसी रास्ते से पत्नी सुषमा के साथ जा रहे थे। वे पत्नी से बोले, सुषमा वो सामने सूरज श्यामल जी का बेटा तुम्हें कैसा लगा? अगर गायत्री के लिए हम बात करें। अचानक हम कह दें और कहीं ये शादीशुदा हुआ या कहीं बात पक्की हुई तो? अरे मैं घुमा फिरा कर बात करूंगा, चलो नमस्ते राम राम तो कर ही लें। सोहनलाल पत्नी सुषमा के साथ श्यामलाल और सूरज से मिलने पहुंचे। कैसी तबीयत है अंकल जी? अब बिल्कुल बढ़िया। ये मेरी पत्नी है सुषमा, यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं ये। श्यामलाल जी और कौन कौन है आपके घर में? बस मैं, मेरी पत्नी जानकी, सूरज और छोटी बेटी कोमल। सूरज की शादी का कोई विचार नहीं है। अब क्या बोलूं भाई साहब, आजकल लड़की वालों को जो चाहिए महंगी कार और कोठियों वाले लड़के, उन्हें हम जैसे मध्य वर्गीय परिवार कहाँ पसंद आते हैं। भाई साहब पैसा तो आनी जानी माया है, अगर लड़का मेहनती है तो कोठी कार तो कभी भी बनाई जा सकती है। दिल और स्वभाव बढ़िया होना चाहिए। अगर आप सूरज के लिए चाहें तो मैं सूरज को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मुझे गायत्री के लिए सूरज जैसे लड़के की ही तलाश थी। और फिर गायत्री की चट मंगनी पट शादी वाली बात हो गई। गायत्री सूरज के घर दुल्हन बनकर आ जाती है। सूरज की फैमिली भी गायत्री के आने से बहुत खुश थी। गायत्री बहुत अच्छे स्वभाव की है, आते ही सारी घर गृहस्थी संभाल ली। चलो अच्छी बात है, दोनों बच्चे खुश रहे। नई बहू के हाथ से हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सब लोग दुकान पर चलने की तैयारी करो। कोमल सबके साथ शादी के बाद पहली बार दुकान पर जाती है। पूजा के बाद श्यामलाल बहू के हाथ से भटूरे की पहली थाली जो भोग की थी निकलवाते हैं। बहू आओ, अपने हाथों से कढ़ाई में पहला भटूरा डालो। जी पापा जी। गायत्री कुछ स्पेशल करना जो सबसे अलग हो, सब देखते रह जाए। ऐसा कुछ है क्या? फिर तो मैं आज आप सबको एक नए तरीके का भटूरा बनाकर खिलाती हूँ। अरे भाई हमारी बहू खाना बनाने की कला में बहुत निपुण है, कुछ अलग ही बनाएगी। गायत्री ने दिमाग लगाया और एक भटूरा बेलना शुरू किया। ग्राहक भी बड़ी हैरानी से नई बहू को भटूरा बेलते हुए देख रहे थे। गायत्री भटूरा बेले ही जा रही थी। देखते ही देखते गायत्री ने एक बाहुबली भटूरा बनाकर तैयार कर दिया। अरे अरे ये तो बाहुबली भटूरा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना आंटी जी, ये बाहुबली भटूरा ही है, क्योंकि ये भटूरा मैंने इस कढ़ाई के बराबर साइज का बनाया है। तुमने तो कमाल कर दिया गायत्री, बहुत बढ़िया बहू, तुमने बहुत बढ़िया बाहुबली भटूरा बनाया है। शाबाश बेटी। बहू तुमने तो कमाल कर दिया। बहू अपने हाथों से भगवान को भोग लगाओ और देखो तुम्हारे हाथों का बाहुबली भटूरा खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई है। हमारी बहू सचमुच मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बनकर आई है। गायत्री का बनाया हुआ बाहुबली भटूरा देखते ही देखते दुकान की रौनक बन गया। ग्राहक आते और उस विशाल भटूरे को देखकर हैरान रह जाते। कोई उसकी तस्वीर खींचता तो कोई उसे पैक करवा कर ले जाता। सूरज और श्यामलाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। गायत्री बहू, तुमने तो हमारे छोले भटूरे की दुकान को एक नई पहचान दे दी। आज तक ऐसा भटूरा किसी ने देखा ही नहीं होगा। मेरी बहू ने आज साबित कर दिया कि वो सिर्फ घर संभालने में ही नहीं, हुनर में भी किसी से कम नहीं। अब तो लगता है हमें अपनी दुकान का नाम बदलकर बाहुबली भटूरे वाली दुकान ही रखना पड़ेगा। उस दिन से बाहुबली भटूरा श्यामलाल जी की दुकान की खासियत बन गया।
दूर दूर से लोग इस अनोखे भटूरे को चखने आने लगे। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी, जिससे श्यामलाल जी का व्यापार खूब फला फूला। गायत्री की मेहनत और उसके बाहुबली भटूरे ने न सिर्फ दुकान को शोहरत दिलाई, बल्कि परिवार में भी खुशियों की नई बहार ला दी। गायत्री की